क्या राजनीति केवल कुर्सी तक सीमित है या विचारधारा भी कहीं बची है? कि जो 59,000 शिक्षक भर्ती के मामले में छात्र बैठे हैं वो लात खाने लायक हैं। ये देश का बड़ा पुराना इतिहास है राघव जी। अगर इस पर हम बात करेंगे तो हमारा इंटरव्यू सुन के लोग हमें नाराज भी होंगे, हमसे हमें गाली भी देंगे। कि ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक आईपीएल के खिलाड़ी हैं, जो महंगी बोली लगाएगा वो उस टीम से खेलेगी। क्या फिर से ओवैसी जी के साथ गठबंधन का प्लान है? और हम वहीं पर हैं, हम जो हमारे मुद्दे हैं गरीब के, कमज़ोर के, उस मुद्दे के साथ हम आज भी खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या लगता है पिछड़ों और वंचितों की स्थिति ठीक दिखाई देती है या कहीं कमी रह गई है कुछ? तो बीजेपी के समय में ही तो ये जो 18-20 हज़ार पद बच्चों के गए बैकवर्ड क्लास के, तो ये तो उन्हीं की सरकार में गए। ये तो कुछ तो नुकसान हो रहा है रिजर्वेशन का, बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल कास्ट का बड़े पैमाने पर नुकसान है। अब जातीय जनगणना में मुझे तो ऐसे ही लगता है कि भाई अगर सबकी आबादी सामने आ जाएगी, आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा देने की बात आएगी, तो लोग जो ज़्यादा हिस्सा लिए होंगे उनको लगता होगा कि भाई हमारी बात खुल जाएगी। और देश की तमाम जो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी हैं उनके आंकड़े इकट्ठा किए गए तो पाया गया कि एससी और एसटी समुदाय के 3 से 4% लोग भी प्रोफेसर नहीं नेशनल यूनिवर्सिटीज। चुनाव में रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये भी एक बड़ा अजीब सा विषय है कि लोगों ने कहा कि हमने वोट दिया। कौन लगता है आपको सबसे मजबूत है? इन्हें बनाया जाए तो एक तगड़ा चुनाव हो सकता है। ओबीसी चेहरा है प्रधानमंत्री खुद। ये क्यों स्थिति हो जाती है कि ओबीसी एसटी समाज के बच्चे इतना पढ़ के आगे जाते हैं फिर उन्हें अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल पाती है? जब वो थे तो बहुत बड़े थे, हाँ, अब उतने बड़े ना हैं, नहीं है वो। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। टीम पॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा मथुरा, आगरा, सैफई, कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंची है। लखनऊ में हमारा ये तीसरा दिन है और हम लखनऊ घूम के तमाम चीज़ें कवर कर रहे हैं। आज टीम पॉलिटिक्स मौजूद है जनाधिकार पार्टी के कार्यालय में और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। बाबू सिंह कुशवाहा जी के परिचय की अगर बात करें तो जब जब इस प्रदेश में पिछड़ों, वंचितों और शोषित तबके की सरकार रही है या कहें बीएसपी की सरकार रही है तो दूसरा सबसे बड़ा नाम माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी रहे। अभी जन अधिकार पार्टी वो अपनी चला रहे हैं और वही विचारधारा जो वंचित शोषित तबके की उसको लेकर उत्तर प्रदेश में बातचीत कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से यात्रा पर हैं ताकि जनता के बीच के मुद्दों को समझा जाए और चुनावी तैयारियां पूरी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबू जी हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। पहले सबसे मजबूत सवाल से शुरुआत करेंगे। पिछली बार आपने भागीदारी संकल्प मोर्चा शुरू किया, वो आपकी ही पहल थी और उस पहल में कई लोग आकर के जुड़े। जिन लोगों से आपने भागीदारी संकल्प मोर्चा में जिनको जोड़ा वो तमाम लोग कहीं ना कहीं जा कर के सेट हो गए और आप भागीदारी मोर्चे के साथ अकेले मजबूती से खड़े रहे। आप ना इस तरफ गए ना उस तरफ गए, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए राघव जी, हम लोग कुछ लोग मिल करके हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, लेकिन जो लोग थे इस पहल में शामिल थे उनको कोई अपना अच्छा ऑप्शन लगा, वो चले गए। लेकिन हम लोग कुछ साथियों के साथ खड़े रहे। कुछ साथी जो इधर उधर गए थे वो बाद में भी हमारे पास आ गए। बाद में कुछ लोग और गए थे, वो आना भी चाह रहे थे, तो हम लोगों ने उनसे फिर कोई बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रखा। लेकिन हम लोग अपना फिर उसको अपनी जगह में खड़े रहे और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के नाम से फिर हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़े। हमारे साथ ओवैसी साहब थे और चुनाव हम पूरी मजबूती से लड़े। लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बारे में आप पूछना चाहेंगे तो मैं पहले से बता दूं कि जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, बीएसपी, ये राष्ट्रीय पार्टियां 0 पे आउट हो गई, एक एक खाते में आउट हो गई, तो हम लोगों का तो शुरुआत थी, तो रिजल्ट हम नहीं कोई अच्छा दे पाए। लेकिन हम लड़े बहुत मजबूती से, लोगों के बीच में हम गए, अपनी बात पहुंचाए। चुनाव में रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये भी एक बड़ा अजीब सा विषय है कि लोगों ने कहा कि हमने वोट दिया, वोट निकला नहीं। जैसे हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी थे प्रहलाद जी, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने घर से
24 लोगों को लेके गया वोट डालने। वो उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनकी बहू, उनका दूसरा बेटा, उनके भाई, भैया, भाभी और उनके भतीजे सब मिला के लगभग 24 लोग वोट गए। लेकिन कह रहे हमारे बूथ में 3 वोट निकले। तो ये भी एक विषय, मतलब एक जो चर्चा है, ये ज्वलंत मुद्दा है। हाँ, हम उसको कह नहीं रहे, हम अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहे, लेकिन जो हुआ तो वो इस तरह की बातें आई। तो ये है, इस तरह से भागीदारी जो मोर्चा हम लोग बनाए थे वो चुनाव से पहले ही लगभग ख़त्म हो गया। तो हम अपनी जगह में रहे और हमने उसी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से हमने चुनाव लड़ा और हम वहीं पर हैं। हम जो हमारे मुद्दे हैं गरीब के, कमज़ोर के, उस मुद्दे के साथ हम आज भी खड़े। ओवैसी जी से गठबंधन करने पर मेरा सवाल है कि ओवैसी जी के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में उनका कोई जनाधार नहीं है और वो यहाँ पर वोट लड़ने इसलिए आते हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ते हैं कि जनाधार जो कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक है या समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है उसे कमज़ोर किया जाए, ये आरोप लगता है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो अभी चुनाव होने वाला है लोकसभा का, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, क्या फिर से ओवैसी जी के साथ गठबंधन का प्लान है या नहीं भी है? तो ओवैसी के राजनीतिक उठापटक को यूपी में कैसे आप देखते हैं, क्या वजन है? गठबंधन जैसी तो अभी हमारी कोई चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। विधानसभा के बाद उनसे कोई बातचीत नहीं हुई इस मुद्दे पर। बाकी रह गई, मैं जो देखा चुनाव के समय में, जो मैं किसी नेता में नहीं देखा आकर्षण, जो आकर्षण खास करके मुस्लिम समाज में उनके लिए था। लोग उनके जहाँ वो जाते थे तो ऐसे लोग टूट पड़ते थे कि लगता था कि अब इनसे कोई नज़दीक कोई आदमी नहीं। वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ मैं अब इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ वो गए लोग उनको देखने के लिए जनसमूह उमड़ा बड़े पैमाने पर और लोग उनका हाथ चूमते थे, लोग उनसे बात करते थे। बाकी चीज़ें क्यों नहीं हुई, बहुत सारी चर्चाएं हैं। अब उन चर्चाओं पे कितना दम है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी आपके सामने है। एक नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ओम प्रकाश राजभर, जिनको लेके इन दिनों चर्चा बहुत आम हो गई है कि ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक आईपीएल के खिलाड़ी हैं, जो महंगी बोली लगाएगा वो उस टीम से खेलेंगे। ऐसी उत्तर प्रदेश के राजनेताओं में, पत्रकारों में चर्चा आम है। पिछले कुछ दिन पहले उनका एक बयान वायरल हुआ कि जो 59,000 शिक्षक भर्ती के मामले में छात्र बैठे हैं वो लात खाने लायक हैं। तो एक पिछड़ा नेता जब पिछड़ों की बात करके, दलितों की बात करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है और फिर ओबीसी समाज, SC/ST समाज के छात्रों के प्रति उसकी ऐसी भाषा, इसको कैसे आप देखते हैं कि क्या राजनीति केवल कुर्सी तक सीमित है या विचारधारा भी कहीं बची है? देखिए, जब हम भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए थे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, जो खास करके रिजर्वेशन कोटे के पद दूसरी जगहों से भर दिए गए हैं, तो उस बारे में हम लोग भी गए, वो भी गए। हम लोग बड़ा इस पर चर्चा कर रहे थे, हम लोग जा रहे थे, हम लोग उनके साथ थे। जो बयान आप कहते हैं उसको मैंने सुना नहीं है, लेकिन उसके पहले जो मैं सुना हूँ वो इस बात को कहते थे कि नहीं ये गलत हुआ है। उनको बच्चों के साथ, जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे थे, शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे, उनके साथ गलत हुआ है, उसके पक्ष में वो रहते थे। मैंने सुना नहीं है और किस सेंस में क्या बात कह दी गई हो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ होती हैं, अब किन परिस्थितियों में क्या बात कही गई हो। लेकिन मैंने सुना नहीं है, जो मैं पहले जानता था कि वो बच्चों के साथ खड़े रहते थे। लेकिन उनका जो दल बदल का कार्यक्रम चलता है, इस साल किसी और पार्टी के साथ, अगले साल किसी और पार्टी के साथ, फिर उससे अगले साल किसी और पार्टी के साथ, तो इससे आपको नहीं लगता है कि उनकी जो साख है उस पर सवाल खड़ा होगा जनता के भीतर? नहीं, ठीक है, राजनीति है, मतलब अच्छा खेल रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं कि आईपीएल ठीक है, कोई बहुत गलत बात नहीं है। ये कोई अकेले एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां रोज ऐसी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश आप 2 महीने की यात्रा पर थे, आप पूरा यूपी घूमे जहाँ पर मजबूत जनाधार है, आपके साथ ओबीसी वोट बैंक है, कुशवाहा वोट बैंक है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या लगता है पिछड़ों और वंचितों की स्थिति ठीक दिखाई देती है या कहीं कमी रह गई है कुछ? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बताऊँ, हम 2 महीने से 8 जनवरी से हम लोग, आज 8 मार्च है, 2 महीने हो गए हम लोग
संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के हम लोगों ने गाजीपुर से शुरू की थी। तो खास करके जो संपूर्ण भागीदारी यात्रा है, जो जन अधिकार पार्टी का काम है, हमारा काम है, कोई एक जाति विशेष में नहीं है, कोई एक जाति में नहीं है, कोई मौर्य कुशवाहा में नहीं, जितना अदर बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है और जनरल है, माइनॉरिटी है, हम तो सब के लिए कहते हैं कि भाई जाति जनगणना हो। जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो, आबादी के हिसाब से उसे हिस्सा मिले, ये सब की बात है। कोई हम एक जाति विशेष की बात नहीं करते हैं। रह गई बात बीजेपी की, जो आप कह रहे हैं, देखिए बीजेपी के अभी जो आपने रिजर्वेशन का सवाल मुझसे पूछा, तो बीजेपी के समय में ही तो ये जो 18-20 हज़ार पद बच्चों के गए बैकवर्ड क्लास के, तो ये तो उन्हीं की सरकार में गए। जो तो कुछ तो नुकसान हो रहा है रिजर्वेशन का, बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल कास्ट का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 9-10 हज़ार ओबीसी के बच्चे का और कुछ शेड्यूल कास्ट के बच्चों का, जिनको सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, उनको नौकरी करना चाहिए था, वो रिजर्वेशन के पद कहीं और भर दिए गए। तो नुकसान हो रहा है खास करके यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में जो प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद थे, उनको ये कह दिया गया कि योग्य बच्चे नहीं मिले। ये बड़ा सवाल उठा। कैबिनेट में नोट ला के उसको कह दिया गया कि भाई नहीं मिले, और ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं मिले है? तो देखिए नुकसान तो हुआ, और नुकसान बड़े पैमाने पर है। और ख़ास करके बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि बैकवर्ड क्लास ने, मोस्ट बैकवर्ड क्लास ने बड़े पैमाने पर वोट दिया है, उनको बड़े पैमाने पर वोट दिया है, तो उनके हितों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और अभी भी समय है, वो ये रिजर्वेशन वाला 69,000 शिक्षक भर्ती वाला कर सकते हैं। अभी वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला उसे ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ें करना चाहिए, ये बुनियादी चीज़ें हैं, और ये बड़ा नुकसान है अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं इससे वो आहत है। आप लगभग पिछले 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ, उससे पहले का भी वक्त हो सकता है, कि आप जातिवार जनगणना के मुद्दे पर बात कर रहे हैं बार बार। बिहार में हो गई, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करवा रही है पूरे देश में? स्टेट में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी वो काबिज हैं, खतरा क्या है जातिवार जनगणना से? बीजेपी जब गवर्नमेंट में नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं थी, तो बीजेपी तो पक्ष में कहा, कांग्रेस के रिजीम में बीजेपी ने कहा भी कि भाई जातिवार जनगणना हुई है, कराइए, अगर हो गई है तो उसको आउट करिए, बाहर लाइए, क्यों आप उसको रोके हुए? पक्ष में थे। गवर्नमेंट में आने के बाद क्यों नहीं उन्होंने कराया? जैसे बिहार में जाति जनगणना की बात हुई, तो जब तेजस्वी जी ने रखी बात, नीतीश जी ने रखी, तो बीजेपी ने भी समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में नहीं करते, देश के लेवल पे नहीं करते। अब जाति जनगणना में मुझे तो ऐसे लगता है कि भाई अगर सबकी आबादी सामने आ जाएगी, आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा देने की बात आएगी, तो लोग जो ज़्यादा हिस्सा लिए होंगे उनको लगता होगा कि भाई हमारी बात खुल जाएगी, तो उससे उनको लगता होगा कि भाई हमें नुकसान होगा, हमें दिक्कत होगी, तो वो इस बात को नहीं लाना चाहते हैं सामने। एक आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप शिक्षा पर बहुत बात करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में और देश की तमाम जो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी हैं, उनके आंकड़े इकट्ठा किए गए, तो पाया गया कि एससी और एसटी समुदाय के 3 से 4% लोग भी प्रोफेसर नहीं है नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल विरले ही किसी एक यूनिवर्सिटी में एससी एसटी समुदाय का होगा। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ओबीसी चेहरा है प्रधानमंत्री खुद। ये क्यों स्थिति हो जाती है कि ओबीसी एसटी समाज के बच्चे इतना पढ़ के आगे जाते हैं, फिर उन्हें अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल पाती है? देखिए, नौकरी मिल इसलिए नहीं पाती कि जो सिलेक्शन कमेटियां हैं, जिनको इंटरव्यू लेने हैं, जिनको परीक्षाएं लेनी हैं, वो इस मानसिकता के लोग हैं कि लोगों को नहीं आना चाहिए, तो उन लोगों को नहीं आने देते हैं, रोकते हैं। जैसे एक सीए का बोर्ड बना है, आप सीए का बोर्ड देखेंगे, जैसे आपने यूनिवर्सिटी में कहा ना, इसी तरह के सीए के बोर्ड में आप देखेंगे बामुश्किल में अदर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का बच्चा सीए निकलता है। कुछ खास लोग निकलते हैं, अगर आप उसको अध्ययन करेंगे तो आप अपने लोगों को भी कम पाएंगे,
कुछ ही लोग, एक खास उसके लोग निकलते हैं। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी में है, सिविल सर्विसेज में है। तो ये देश का बड़ा पुराना इतिहास है राघव जी। अगर इस पर हम बात करेंगे तो हमारा इंटरव्यू सुन के लोग हमें नाराज़ भी होंगे, हमें गाली भी देंगे। लेकिन ऐसा है कि इस देश की ऐसी सोशल व्यवस्था, स्ट्रक्चर है, समाज व्यवस्था ऐसी है कि कुछ लोग जो आगे हैं वो अपना आधिपत्य रखना चाहते हैं, जो पीछे हैं वो नहीं आने देना चाहते। और वो सब जगहों पर उनकी वही है। अगर सिलेक्शन कमेटी कहें, परीक्षा वाली जगह में सब वही लोग बैठे हैं, तो वो उन लोगों को रोक देते हैं, या कह दें कि योग नहीं मिले हैं, या और कुछ कह दें, तो इस तरह से उनको रोक दिया जाता है। कौन लग रहा है इस बार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा, किसको देख रहे हैं आप? मतलब कौन लगता है आपको सबसे मजबूत है, इन्हें बनाया जाए तो एक तगड़ा चुनाव हो सकता है? देखिए, विपक्ष की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। आप ये ना कहिए कि यहाँ नेता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी देखे, सत्ता पक्ष से मजबूत नेता हैं, वहाँ भी नेता हैं, और यहाँ भी बहुत मजबूत नेता है। आप समझिए कि नेताओं में मैं किसको कहूँ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। जैसे अभी 4 नाम रेस में शामिल हैं, बड़े नाम। कौन? नीतीश कुमार जी थे, लेकिन उन्होंने खुद ही अपना घर बदल लिया। हाँ, है ना? तो नीतीश जी पे तो बात करना अब बेकार है। लेकिन जब वो थे तो बहुत बड़े थे। हाँ, अब उतने बड़े नहीं है वो, लेकिन जब थे तो वो बहुत बड़े थे। अच्छा, नीतीश जी के इस स्टैंड से क्या लगता है, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, ऐसा लगता है? हमको तो ऐसा लगता है कुछ तो नुकसान हुआ होगा नीतीश जी को। हाँ, कुछ तो नुकसान होगा। आपको लगता है उन्हें ऐसा करना चाहिए था? अगर राजनीतिक नैतिकता देखें, ये व्यक्तिगत सोच का सवाल है, ये विचारधारा से अलग। ये अब उनकी जो सोच है, और किन परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियाँ तो आप जान रहे हैं, किन परिस्थितियों में वो गए होंगे, अब ये तो वही जान सकते हैं। उन्होंने जो ठीक समझा होगा। 70-75 साल के सीनियर आदमी हैं, 15-20 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो बहुत सोच समझ के किया होगा। मतलब आप भी अंदर से बात कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं से बन रहा है। अच्छा, पिछले सवाल पे आता हूँ। ममता बनर्जी का। हाँ, वहाँ तेजस्वी जी बहुत अच्छे नेता हैं। हाँ, ये आप आगे देखिएगा भविष्य में, वो भविष्य के बहुत बड़े नेता होंगे। आप देखते हैं तेजस्वी जी को? हाँ, मैं देखता हूँ उनको। मैं जो उनका बोलने का तरीका और जो बात रखने का तरीका, अच्छे नेता है। तेजस्वी का एक बड़ा फैन बेस बना है इस बीच बिहार में, जो उन्होंने नौकरियां बांटी हैं सरकारी, उससे भी बना है, और जिस तरह से वो समाज की बात रखते हैं उससे भी फैन बेस बना है। बिहार को अगर सेंट्रिक करके देखूं, क्योंकि हम बिहार अब पहुंच ही गए हैं, तो थोड़ा बिहार पे बात हो जाए। कौन मजबूत दिख रहा है दूर से बिहार देखने पे? देखिए, बिहार में तो निश्चित तौर पर तेजस्वी मजबूत दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन तो मजबूत दिख रहा है। अब चुनाव में क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन आज की डेट में तो मजबूत दिख रहा है। मजबूत दिख रहे हैं। पुराने सवाल पे फिर आता हूँ। ममता बनर्जी का नाम आगे आया। हाँ जी। और उसके बाद अभी उस पर कोई मुहर नहीं लगी। खड़गे जी का नाम भी आ रहा है। राहुल गांधी का नाम आ नहीं रहा है, लेकिन उनको एक तीसरे चेहरे के तौर पे रखा जा रहा है। केजरीवाल जी के लिए भी मांग उठ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम इस बीच उठा है, जिसको लेके बड़े कयास लग रहे हैं, एक खबर आ रही है दबे खाने से कि शायद 9 तारीख या 10 तारीख को सोनिया गांधी बहन कुमारी मायावती जी को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देख रही हैं, और उनका नाम घोषित हो सकता है अगर ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि बहन जी की सरकार में आपके पास कई पद रहे, आप स्वास्थ्य विभाग देखते रहे, खनन विभाग भी आपने देखा, और कहें कि प्रदेश में जो दूसरा सबसे मजबूत हाथ था बीएसपी में, वो आपका ही था। तो आप कैसे देखते हैं, अगर किसी भी तरह बहन जी उम्मीदवार बनती हैं तो क्या चुनाव का पूरा माहौल बदलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीएसपी गवर्नमेंट के बारे में, आपने मेरा नाम लिया, तो स्वास्थ्य मंत्रालय मेरे पास नहीं था, फैमिली वेलफेयर था मेरे पास 23 महीने के लिए, 22-23 महीने के लिए। और मैं गवर्नमेंट में दूसरे नंबर का आदमी नहीं था, मैं पार्टी का काम देखता था। गवर्नमेंट में अगर आप मुझसे तुलना करेंगे और जो मंत्री थे, और उनकी आप तुलना करेंगे उनके विभागों की, तो आप तुलना करिए, फिर देखिए कि क्या। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन उस वक्त के तमाम राजनेता जो कहते हैं। मैं बीएसपी के संगठन का काम देखता था, पार्टी का काम देखता था। हाँ। तो उस नाते मेरे सब लोगों से परिचय थे, अच्छे गए थे। गवर्नमेंट पे मैं दूसरे नंबर पर नहीं था, मैं बहुत पीछे की। अगर आप देखिए कि गवर्नमेंट पूरी
चला कौन रहा था, एक ही दो आदमी के पास पूरे विभाग थे। तो वो नहीं। और दूसरी बात आपने कहा कि अगर वो नाम आ जाए तो भी बहुत अच्छा है। उससे लगता है कि बीजेपी पे कुछ खास असर पड़ेगा? मायावती का नाम उत्तर प्रदेश से आना एक नया, मतलब चुनाव का पूरा जो कलेवर है वो बदल जाएगा, ऐसा लगता है क्या आपको? देखिए, शेड्यूल कास्ट में जागरूकता है वोट को लेकर के, और नेता के प्रति उनका लगाव है, उनमें जागरूकता है। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कुछ चेंजेज आएंगे। कितने % का मार्जिन बन सकता है फिर भी? अच्छा बदलाव आएगा। बदलाव आएगा? अच्छा बदलाव आएगा। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि ठीक है 10-12% वोट यूपी में बचा है, लेकिन ओवर इन ऑल जब फिर चीज़ें चलती हैं ना तो बहुत तेज़ी से चलती है। अच्छा, अभी जब तक आज जिस तारीख में बैठ के हम ये बात कर रहे हैं, 8 तारीख है आज, 8 मार्च। अभी अगर आपके राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं सवाल पूछूं कि आज की तारीख में मजबूत कौन दिख रहा है, कौन 60 है, कौन 40 है, तो क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, मैं जाता हूँ लोगों के बीच में, तो लोग बीजेपी की भी चर्चा करते हैं, बीजेपी के विरोध की भी चर्चा करते हैं। आप ये गणित लगा नहीं सकते। आप जो पूछ रहे हैं, लोग आपसे जो कह रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि वो आपसे सही कह रहा है। हाँ, थोड़ी देर तक हम बात करते हैं लोगों से, तो वही आदमी शुरुआत करता है अच्छे से, फिर थोड़ी देर में वो अपनी रास्ता, जब उसको लगता है, जब वो सामने वाले की देख लेता है कि क्या विचारधारा है उसकी, तो फिर वो सही बात पर आ जाता है। पहले तो वो माहौल देख के बात करता है कि नहीं और कुछ नहीं, लेकिन इस बार आपको पक्ष में भी चर्चा है और विपक्ष में भी चर्चा है। ये कह देना, अगर आप वैसे जनरली आप सर्वे करेंगे, बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं बीजेपी अच्छा है, बीजेपी बहुत अच्छा करेगी। और जब आप गहराई से थोड़ा बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि नहीं विरोध भी है। आपका क्या मूड बन रहा है अगर ये सवाल है कि जन अधिकार पार्टी और उसके कार्यकर्ता, मैं ये क्यों कहूँ कि आपका मूड, आपका पूरा जो दल है, जो तमाम लोग हैं, उनकी सोच किस तरफ जाने के लिए इशारा कर रही है? देखिए, जन अधिकार पार्टी तो एक तो हमारा जो है कि एक समान शिक्षा पद्धति हो कि 1 से 8 तक की पढ़ाई सभी बच्चों की एक तरह की होना चाहिए, चाहे पब्लिक स्कूल हो, कॉन्वेंट स्कूल हो या प्राथमिक विद्यालय हो, ये पढ़ाई एक तरह की होनी चाहिए। और जो हम जाति जनगणना के बाद बात करते हैं, तो इन जो विचारों से हमें सहमत होता नज़र आता है, तो उसी के साथ हमारा मन रहता है कि भाई अगर उधर कोई बात बन जाती, अगर उनको लगे कि भाई हम उनके सहयोग कर सकते हैं तो अच्छा रहता। देखिए, समस्या इस बात की है कि हम किसी से कहें, उसके पास जाके खड़े रहें, तो वो समस्या नहीं है। अगर किसी को लगे कि भाई ठीक है, इनसे कुछ हमारी मदद हो सकती है, फ़ायदा हो सकता है, तो बात बनती है, एक तरफा कोई बात नहीं बनती। तो अभी हम इस बारे में कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। अगर कोई बात ऐसी आएगी कि हम किसके करीब ज़्यादा हैं, तो हम अपने विचार बता दिए, जो हमारे विचारों से सहमत होगा हम लोग उसी के साथ खड़ा होना पसंद करें। अखिलेश जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, 17 सीटें दे दी हैं। क्या लग रहा है ये जोड़ी यूपी में कुछ नया करके दिखा पाएगी? क्योंकि एक बार ये और साथ में आए थे, कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार अखिलेश जी बहन जी के साथ आए, फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो इस बार के इस गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पिछली बार के गठबंधन में इस बार के गठबंधन में फ़र्क है। पिछली बार हम व्यक्तिगत तौर पर हम अपने साथियों से बहुत कहे थे कि इस गठबंधन के बाद बाकी जो बचा समुदाय है वो सब एक तरफा चला जाएगा, और वही हुआ। थोड़ा चेंज रहेगा इस बार। इस बार अगर ऐसा कुछ होगा तो थोड़ा तो चेंज होगा, टफ रहेगा। इस गठबंधन के बाद अगर ये सब मिल के लड़ेंगे तो इस बार के गठबंधन में बीजेपी को टफ रहेगा। एक चीज़ और, ये बीएसपी पतन की ओर जा रही है ऐसा समाज में कहा जाता है।
पिछले 2 बार के चुनाव के परिणाम देखें तो भी ऐसा ही दिखता है, क्योंकि सीटें नहीं आ रही और चुनाव का पूरा लबोलुआब रिजल्ट से आंका जाता है, ये तो हमेशा का नियम है। क्या वजह है? बहन जी खुद लड़ना नहीं चाह रही हैं या वोटर अब बहन जी को भूल चुका है? देखिए, ये जो 22 का इलेक्शन था, 22 के इलेक्शन में जो हम लोगों के बीच में गए तो लोगों का ऐसा मानना था कि लड़ना चाहिए, अगर बीएसपी लड़ती तो बेहतर रिजल्ट देते। ऐसा लोगों का मानना था कि बीएसपी अगर लड़े तो बहुत अच्छा हो जाए। ये अधिकांश लोगों का मत था। तो लेकिन लोग तो कहे कि भाई लड़ रही है क्या? नहीं, लोगों का मत था कि जैसे लड़ना चाहिए वैसे नहीं लड़ रही। लेकिन तो लड़ ही रहे थे, सब जगह लड़ रहे थे। तो देखिए, राजनीति में 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो चुनाव हारे। अब बीजेपी की सरकार है, पहले बीजेपी हारी थी। अब किन परिस्थितियों में नहीं बन पा रहा, लोग नहीं लाइक कर रहे, ये शोध का विषय है। इसकी जब शोध करें तो बहुत दूसरे की पार्टी में बहुत कमेंट हमें करना भी नहीं है, लेकिन है शोध का विषय। एक आखिरी सवाल लूँगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, अगर किसी एक को चुनना पड़े तो किस नाम के साथ जाएंगे? ये देखिए, तीनों नेता अच्छे हैं अपनी पार्टी में, लेकिन आप अगर उम्र के लिहाज से देखें तो इनमें से सबसे छोटे उम्र मुझे लगता है तेजस्वी जी की है। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो अपनी बात को रखते हैं, उम्र के हिसाब से भी अच्छे हैं। राहुल जी भी अच्छे नेता हैं। राहुल जी तो मान लीजिए जब से वो ज़मीन में नीचे उतरे तो अच्छा, उनके भी बहुत लोग पसंद करते हैं। आप ये मत समझिएगा कि उनकी फॉलोइंग है इधर है नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। अखिलेश जी का भी अपना ठीक है, सब लोग ठीक हैं अपनी अपनी जगह में। हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपनी जगह में ठीक है। ये मुझे बड़ा बेहतर लगता है कि आप आरोप लगाने वाली राजनीति से हमेशा अलग रहते हैं। राजनीति में ना तो आपका कोई दुश्मन है, ना आप किसी को अपना दोस्त मानते हैं, आप हर किसी के साथ सहयोगी जैसा बर्ताव रखते हैं। लेकिन क्या इसका नुकसान नहीं होता होगा? क्योंकि जो लोग आपको देखते हैं, जो लोग आपको सुनते हैं, वो ये जानना चाहते होंगे ना कि आप किस लाइन पर खड़े हैं। जैसे एक लाइन खींच दी गई है इस चुनाव में, कुछ लोग रेखा के इस तरफ खड़े होकर लड़ रहे हैं, कुछ लोग रेखा के उस तरफ खड़े होकर लड़ रहे हैं। आर पार की लड़ाई में आप बीच में खड़े हैं। तो क्या इसको लेकर के जो वोटर है वो एक मत बनाने में कंफ्यूज तो होता होगा? ये देखिए, आपका कहना मैं जानता हूँ। अगर मैं कोई अच्छी बात उस तरह की कह दूँ तो मैं आपकी न्यूज़ में भी हाईलाइट हो जाऊँ, मैं वो भी हो जाऊँ। लेकिन असल में एक चीज़ ये भी तो देखिए कि कोई अगर हम आज ये बात कहें, और जैसे आप अभी हमसे शुरू में सवाल किए कुछ लोगों के बारे में, तो हमको ये भी सोचना पड़ता है कि हम उस बात पर अडिग रहें, कितने अडिग हैं, कितने नहीं खड़े रहेंगे। लेकिन लाइन के उस पार और उस पार तो हम रहेंगे। लाइन के उस पार या उस पार लाइन खींची हुई है तो हम भी इस लड़ाई में रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं इस पार या उस पार हम रहेंगे। तो बेशक हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा, उससे पहले मैं एक बात ज़रूर आपको बताऊंगा कि देश की राजनीति पिछले 15 सालों में बहुत बदली है। भाषाई मर्यादा खत्म हुई है, आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है, लोग व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गए हैं। और इस बीच जिस विषय से हमने इंटरव्यू शुरू किया था कि ऐसे तमाम नेता हैं जो कल तक सपाई थे, फिर एकदम से राष्ट्रवादी हो गए और उसके बाद पता नहीं कब कांग्रेसी हो गए, पुराने जो दुश्मन थे वो फिर दोस्त हो गए। और ऐसे राजनेता जब मीडिया के इंटरव्यू में या जनता के बीच जाते हैं तो लोग उन पर हंसते भी हैं, उनसे सवाल भी पूछते हैं। ऐसे में अपने विचारों के साथ अडिग रह पाना और ये सोच समझ कर बोलना, ये भी अपने आप में एक बहुत राजनीतिक समझदारी है। हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा? लखनऊ में अभी हम मौजूद हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके साथ साथ आप पॉलिटिक्स को जहां से भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ थे, उनसे अगर आपके कुछ सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि ये अपडेट्स भी उन तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।